नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 13 अमीन्स, इसकी हम एक क्लास पढ़ चुके हैं। उसमें हमने जाना था कि अमीन्स होते क्या हैं, ये किस प्रकार से अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, किस प्रकार से अमोनिया में एक एक हाइड्रोजन हटाकर एल्काइल अथवा एराइल ग्रुप जोड़ने से एल्किल अथवा एराइल अमीन्स बनते हैं। फिर हमने इसकी संरचना के बारे में जाना। हमने जाना कि इसमें sp3 संकरण होता है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और इसकी संरचना पिरामिडीय होती है। फिर हमने इसकी नॉमेनक्लेचर के बारे में जाना था कि इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, सामान्य नाम किस प्रकार दिए जाते हैं और IUPAC पद्धति से इन्हें किस प्रकार बोला जाता है। और उसके बाद फिर हमने इसकी सिंथेसिस के बारे में जाना, संश्लेषण के बारे में जाना कि इन्हें किस प्रकार संश्लेषित किया जाता है। इसके बाद हमने जाना था कि नाइट्रो यौगिकों अथवा अमाइड अथवा नाइट्राइल्स के अपचयन से भी अमीन्स को बनाया जा सकता है, जिसमें हम कैटलिस्ट काम में ले सकते हैं अथवा एसिडिक और बेसिक मीडियम से भी इसको बनाया जा सकता है। हमने यह भी सीखा था कि जब एल्काइल हैलाइड का अमोनिया अपघटन कराते हैं तब भी एल्काइल अमीन्स बनते हैं और यह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन के साथ साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनते हैं। इन सब का मिक्सचर मिलता है। फिर हमने सबसे महत्वपूर्ण जाना था ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस के बारे में, जिसमें थैलेमाइड का पहले पोटेशियम सॉल्ट बनता है, फिर उसके बाद उसका एल्काइल कंपाउंड बनता है और जो NaOH के साथ रिएक्शन पर प्योर प्राइमरी अमीन देता है। इतना हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। अब हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कुछ और, इसकी जो सिंथेसिस रह गई उसके बारे में जानेंगे। हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, इसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, इनकी बेसिसिटी के बारे में जानेंगे, इनकी क्षारकता के बारे में जानेंगे कि इन क्षारकता का क्रम किस प्रकार से होता है, क्षारकता को क्या क्या प्रभावित करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम कुछ इसकी रिएक्शंस या अभिक्रियाएं देखेंगे। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन किसी अमाइड की NaOH के जलीय अथवा एथेनोलिक विलयन में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं। इस निम्नीकरण अभिक्रिया में एल्किल अथवा एरिल समूह का स्थानांतरण एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से अमीन के कार्बोनिल परमाणु पर होता है। इस प्रकार प्राप्त अमीन में अमाइड से एक कार्बन एटम कम हो जाता है। बात समझे कहा क्या है? ये कहा है जैसे यहाँ पर हमने लिया एल्काइल अमाइड। यह बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ब्रोमीन से और NaOH से। ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। होगा क्या कि ये जो अमाइड ग्रुप है ये RNH2 में रिड्यूस हो जाएगा, ये RNH2 में परिवर्तित हो जाता है और साथ में Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और H2O बनता है। ये रिएक्शन में अगर आप पहले देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है। यदि R को 1 कार्बन एटम माने तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है और यहाँ कितना रह गया? 1। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हुई? ये डिसेंडिंग रिएक्शन हुई, ये अवरोहण अभिक्रिया हुई। इसमें 1 कार्बन एटम कम हो जाता है। इसमें ये जो रिएक्शन होती है ये Br2 और NaOH से हो रही है। इसमें NaBr यहाँ पे निकलेगा, एक Na और एक Br, और साथ में इसका H और इसका OH, H2O निकलता है और यहाँ पर आ जाता है NHBr। आप समझ रहे हैं? ये जो H है ये इस OH के साथ में H2O, ये एक Na इस Br के साथ में NaBr और साथ में ये जो Br बच गया यहाँ आ जाएगा तो RCONHBr बन जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा हटता है और ये रिएक्शन फाइनली इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ये कन्वर्ट हो जाती है RNH2, Na2CO3, NaBr और H2O में। यहाँ हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कहलाती है और इसमें 1 कार्बन एटम कम हो जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। निम्नतर एलिफेटिक अमीन्स में मछली जैसी गंध होती है। 3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राइमरी अमीन लिक्विड होती है, इससे उच्चतर अमीन सॉलिड है। एनिलीन अथवा अन्य एरिल अमीन प्रायः रंगहीन या कलरलेस होती हैं, परंतु भंडारण के दौरान वातावरण द्वारा ऑक्सीकरण होने से रंगीन हो जाती हैं। निम्नतर एलिफेटिक अमीन जल में विलेय होती हैं क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेती हैं। हालांकि अणुभार में वृद्धि के साथ जल विरागी हाइड्रोफोबिक एल्किल ग्रुप बढ़ जाता है, अतः जल में विलेयता घटती जाती है। उच्चतर अमीन्स जल में आवश्यक रूप से अविलेय होती हैं। मतलब क्या समझो, देखो
कि जब ये अमीन्स लोअर अमीन्स हैं तब तो ये सॉल्युबल होंगी। सॉल्युबल क्यों होंगी? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वाटर के साथ में जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और जो NH2 का H है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, या सीधे सीधे हम कहें जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा वाटर में सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती चली जाती है। अमीन की नाइट्रोजन एवं अल्कोहल की ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्रमशः 3.0 तथा 3.5 मानने पर आप अमीन अथवा अल्कोहलों की विलेयता के पैटर्न की प्रागुक्ति कर सकते हैं। मतलब समझो क्या है इसका, कि हम जानते हैं कि अमीन्स में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 और अल्कोहल्स में ऑक्सीजन उसकी है 3.5। ये हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, आप समझने की कोशिश करना, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए यदि हम समान अणुभार वाली एल्किल अमीन लें और समान अणुभार वाला अल्कोहल लें तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और अमीन्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उतना आसान नहीं होता जितना अल्कोहल में होता है। आगे दे रखा है क्वेश्चन कि ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 अमीन में से कौन सा जल में अधिक विलेय होगा और क्यों? अब आप तुरंत कह देंगे क्यों कि ब्यूटेन 1 ऑल ज़्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों होगा अधिक विलेय? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन एटम है नाइट्रोजन के स्थान पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन या हम कहें कि वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अमीन कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में विलेय होती हैं। अल्कोहल अमीन की तुलना में अधिक द्रवित होती हैं, अतः अमीन की तुलना में प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। प्राथमिक अथवा द्वितीयक अमीनों में एक अणु का नाइट्रोजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित होने के कारण इसमें अंतर आणविक संगठन होता है। यह अंतर आणविक संगठन प्राथमिक अमीनों में द्वितीयक अमीनों की तुलना में हाइड्रोजन आबंध के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की उपलब्धता के कारण अधिक होता है। तृतीयक अमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अणुओं के अभाव के कारण अंतर आणविक संगठन नहीं होता है, अतः समावयवी अमीनों के क्वथनांकों का क्रम निम्नलिखित होता है, यानी कि प्राथमिक का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी या द्वितीय का उससे कम और तृतीय का उससे कम। समझो जरा कि कहा क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो प्राइमरी अमीन में जैसे हमने कहा था फॉर्मूला होगा उसका RNH2 अथवा ARNH2, समझ रहे हैं ना, RNH2 अथवा ARNH2। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम या 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं जल के साथ बंध बनाने के लिए अथवा दूसरे अणु के साथ बंध बनाने के लिए, या तो जल के साथ अथवा दूसरे इसके अणु के साथ बंध बनाने के लिए। तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। सेकेंडरी में क्योंकि एक ही हाइड्रोजन परमाणु होगा R2NH है तो केवल एक बॉन्ड बना पाएगा, और टर्शरी में तो होता ही नहीं है। तो इस कारण से जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होंगे? प्राइमरी में होंगे, और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब तो बात समझ में आ गई ना, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्ड प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी में उससे वीक होते हैं, टर्शरी में बनते ही नहीं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स, क्योंकि वो हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट ही नहीं है। इस कारण से ये प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम सेकेंडरी का और उससे कम टर्शरी का। ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। प्राथमिक अमीन में उपस्थित अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन को समझाया गया है चित्र में। अब यहाँ देखो, जैसे ये प्राइमरी अमीन है, अब ये जो प्राइमरी अमीन है इसके N पर 2 हाइड्रोजन एटम है। अब ये हाइड्रोजन एटम भी देखो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये दूसरा वाला भी करेगा। किसके साथ करेगा? N के साथ। क्यों करेगा? समझो, देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे? नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन पर कम होंगे। ये किसके पास जाएगा? इस नाइट्रोजन पर, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन पर ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, समझ में आ रही? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार से इसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रत्येक RNH2 के 2 हाइड्रोजन एटम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं या अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अब कल्पना कीजिए यहाँ पर 2 R होते, इस H की जगह R होता तो केवल यही बना पाता, इस H की जगह ये R होता था, ये वाला बॉन्ड नहीं बनता। तो इसीलिए वहाँ पर जब प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी अधिक मात्रा में नहीं होते, इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट
कम हो जाता, और टर्शरी में होंगे नहीं, यहाँ भी आर यहाँ भी आर, तो बॉन्ड बनेगा कैसे? इसीलिए टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो इस डायग्राम को देखकर, इस चित्र को देखकर आपकी बात समझ में आ गई होगी कि किस कारण से प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। कुछ बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ दे रखा है ब्यूटेनामीन, उसका बॉइलिंग पॉइंट देखा 350.8। इस प्रकार से अलग अलग इन्होंने ये दिए हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग इनके अणुभार समान है, और अणुभार समान होने पर देखें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में किस प्रकार से चेंज आ रहा है, उसको आप यहाँ इस टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तथा नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल के कारण अमीन सक्रिय हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? एक तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है 3 है, और हाइड्रोजन की कम है 2.1। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे? नाइट्रोजन के पास, नंबर 1। नंबर 2, नाइट्रोजन पर लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अधिकता के कारण से अमीन्स कैसी हो जाती है? रिएक्टिव या एक्टिव हो जाती है। नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी अमीन की सक्रियता के पथ को निर्धारित करती है। इसीलिए प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन की बहुत सी अभिक्रियाओं में भिन्नता मिलती है। भिन्नता क्यों मिलती है? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। इसके अतिरिक्त असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण भी अमीन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह से व्यवहार करती हैं। अमीनों का क्षारकीय गुण, ये सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि हम जानते हैं अमीन्स बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय होती हैं। हम समझे क्षार होते कौन है। लुईस की अवधारणा आपने पढ़ी है। लुईस क्या कहते हैं? लुईस कहते हैं कि वे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। या आप देखें ये एल्काइल अमीन में नाइट्रोजन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये बेसिक नेचर का कहलाएगा, या इसको लुईस बेस कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी अमीन्स होती हैं ये बेसिक नेचर की होती हैं। एक बात तो हमें ये समझ में आई। दूसरा, हम जानते हैं, हम पढ़कर आए क्लास 11th में, ये जो एल्किल ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट रखता है। प्लस आई इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करेगा, तो डोनेट करने के कारण से इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। एक तो किसके कारण से है? इस पेयर प्रेजेंट, और दूसरा ये एल्किल समूह इसको और इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिस कारण से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर पाएगा, उसको माइग्रेट कर पाएगा, और उसकी बेसिक नेचर उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ जैसे हम HX लें, यहाँ पर मानो ये बेस है, ये हमने कोई एसिड लिया तो इससे क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाता है, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस प्रकार का सॉल्ट बन गया। तो वे पदार्थ जो अम्ल से अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये क्या है? बेसिक नेचर की है। एनिलीन देखें, ये एनिलीन 665NH2 HCl से रिएक्शन किया रहे तो क्या बन गया? C6H5NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको एनिलीनियम आयन या एनिलीनियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये एनिलीनियम क्लोराइड क्या बना? एक सॉल्ट बना। HCl अम्ल से रिएक्शन की, इसका मतलब एनिलीन कैसा है? बेसिक नेचर का है या फिर क्षारकीय प्रकृति का है। तो हमने जो पहली लाइन में आप देख रहे हैं, क्षारकीय प्रकृति होने के कारण अमीन अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं। अब यहाँ इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, इसमें अमीन्स का नाम दिया हुआ है और पीके दिया हुआ है। अब यहाँ समझो बात को, देखो कि जितना पीके की वैल्यू कम होगी, आप समझना बात को, जितनी पीके की वैल्यू कम होगी उतना अधिक बेसिक होगा। पीके या दो तरह से बोलते हैं, देखो, या तो बोलते हैं केबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा बेसिक, या पीकेबी की वैल्यू जितना कम उतना वो अधिक बेसिक। तो यहाँ मेथेनामीन को देखो, इसकी पीकेबी की वैल्यू कितनी है? 3.38। और वहीं अगर हम इस मेथेन की जगह यदि हम क्या लगा दें? बेंजीन लगा दें, बेंजीन अमीन दे रखा है ना, बेंजीन अमीन जिसका एनिलीन कहते हैं, इसकी 9.38 है। आप देखें यहाँ अंतर देखें, यहाँ तो 3.38, एक अंतर देखिए 3.38, जब तो NH2 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH3, और यहाँ 9.38 हो गई जब हमने एराइल ग्रुप लगा दिया, इसको बेंजीन अमीन कह रहे हैं या एनिलीन कह रहे हैं। तो पीकेबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कम बेसिक, पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना अधिक बेसिक। तो उस हिसाब से आप टेबल को देखिए, तो मेथेनामीन की 3.38, यहाँ देखिए N एथिल इथेनामीन 3,
तो मतलब इसकी तुलना में ये अधिक बेसिक है, लेकिन ये बहुत कम बेसिक है 9.38। अब अंतर देख रहे हैं ना, फिनाइल मिथाइलअमीन, फिनाइल मिथाइलअमीन का मतलब क्या, यहाँ पर यहाँ है C6H5CH2NH2, तो उस N पर यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस कारण से आप देखें इसकी pKb की वैल्यू कितनी रह गई 4.70, यहाँ 9.30, 8.92, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ही कम बेसिक होगा। अमीन की संरचना तथा क्षारकता में संबंध, इसकी स्ट्रक्चर और बेसिसिटी में क्या रिलेशन है। अमीन की क्षारकता इसकी संरचना से संबंधित होती है। अमीनों का क्षारकीय गुण अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर धनायन बनाने की सहजता पर निर्भर करता है। इसका मतलब कि जितना आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करके एक धनायन या उसका पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इसका मतलब उतना ही अधिक बेसिक है, और जितनी कम आसानी से बनेगा उतना कम बेसिक है। अमीन की तुलना में धनायन जितना अधिक स्थायी होगा, अमीन उतनी अधिक क्षारीय होगी। बिल्कुल बात समझ में आ गई। पहली बात तो एक सहजता से वो आयन बन जाए, यानी कि वो प्रोटॉन को ग्रहण कर ले। नंबर वन, कौन ग्रहण करेगा? जो नाइट्रोजन पर जो लोएस्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन H पॉजिटिव को ग्रहण कर लेगा। तो पहली बात तो सहजता से या आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करे, नंबर वन। नंबर टू, वो जो आयन बना, वो जो कैटायन बना, वो क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो अमीन के कंपेरिजन में, तो उतनी ही अधिक की अमीन की क्षारकीयता अधिक होती है। एल्किल अमीन बनाम अमोनिया समझने की कोशिश करें। अमोनिया में NH3, जैसे मैंने पहले बात की थी, वो एक H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, ये नीचे दे रखी है आप देखें, NH3 ने H पॉजिटिव से रिएक्शन की, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन पोया डोनेट किया, NH4 पॉजिटिव बना दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अमोनिया माइन बन गया। हम कहते हैं कि यहाँ जो अमोनिया होती है बेसिक नेचर की होती है। अब यहाँ देखो बात वही है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर ये जो एल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी, ये उतनी और आसानी से H पॉजिटिव के साथ ये अमोनियम आयन बना लेगा। और जितनी ज़्यादा आसानी से यहाँ पर ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा या क्वाटरनरी अमोनियम आयन बनाएगा, इसकी बेसिसिटी उतनी ही अधिक होगी। तो अमोनिया के कंपेरिजन में यदि हम एल्काइल अमीन की बात करते हैं तो उनकी बेसिसिटी या क्षारकता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्काइल ग्रुप क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? नाइट्रोजन एटम को डोनेट करता है। उससे क्या होता है? नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, वो आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, क्वाटरनरी आयन बन जाता है, वो क्वाटरनरी आयन स्टेबल हो जाता है। इस कारण से ये अमोनिया के कंपेरिजन में एल्किल अमीन की क्षारकता अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रकृति के कारण एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेलते हैं और इस प्रकार से नाइट्रोजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की प्रोटॉन से साझेदारी के लिए उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अमीन से प्राप्त हुआ प्रतिस्थापी अमोनियम आयन एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण आवेश के वितरण द्वारा स्थायी हो जाता है। अतः एल्किल अमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं, इसकी बात हम कर ही चुके हैं। इसीलिए एलिफेटिक अमीन की क्षारकता इसमें उपस्थित एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ बढ़नी चाहिए। देखो अभी ये नहीं कह रहे होती है, अभी हम कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्षारकता बढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी के कंपेरिजन में सेकेंडरी और सेकेंडरी के कंपेरिजन में टर्शरी अमीन ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, ये ऐसा कह रहे हैं। अब आगे की बात सुनो ध्यान से। गैसीय अवस्था में तो ऐसा ही होगा। यदि अमीन्स गैसियस स्टेट में है तो प्राइमरी के कंपेरिजन में सेकेंडरी और सेकेंडरी के कंपेरिजन में टर्शरी अधिक क्षारकीय होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट के कारण से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जो गैसीय अवस्था उसमें तो क्षारकता का क्रम ये होता है, लेकिन यदि हम विलयन अवस्था की बात करें, हम लिक्विड स्टेट की बात करें या सॉल्यूशन स्टेट की बात करें, तो यह क्रम इस प्रकार से नहीं होता है। उसका कारण क्या है आप समझो। तो ये तो बता रखा है किसमें कि गैसीय अवस्था में तृतीयक अमीन क्या सबसे ज़्यादा बेसिक होगी, उससे कम सेकेंडरी अमीन, उससे कम प्राइमरी और उससे कम अमोनिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप बढ़ता चला जाता है और पीकेबी के मान से स्पष्ट होता है कि जलीय अवस्था में इस प्रकार का क्रम नहीं होता है। जलीय प्रावस्था में प्रतिस्थापित अमोनियम धनायनों का स्थायित्व केवल एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के प्रभाव यानी प्लस आई प्रभाव पर ही निर्भर नहीं होता, अपितु जल अणुओं द्वारा विलायक योजन पर भी निर्भर करता है। धनायन का आकार जितना बड़ा होगा उसका विलायक योजन उतना ही कम होता है। अब देखो दूसरा इफेक्ट आ गया यहाँ पर। पहले गैसीय अवस्था में केवल एक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। जितना प्लस आई ज़्यादा उतनी उसकी बेसिसिटी ज़्यादा।
लेकिन जब ये सॉल्यूशन स्टेट में आया तो खाली प्लस आई पर भी निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ जल योजन या सॉल्वेशन पर भी डिपेंड करेगा। और साथ साथ क्या कहा है, जितना आकार बड़ा होगा, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से जैसे टर्शरी में जाएंगे, क्योंकि आकार बढ़ता है तो उसका सॉल्वेशन उतना कम होता चला जाता है। तो देखो ये एक दूसरे के विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। एक तो प्लस आई प्रभाव से क्षारकीयता को बढ़ने की बात हो रही है, और दूसरा आकार बढ़ने से जल योजन या सॉल्वेशन कम होने की बात हो रही है। जल में हाइड्रोजन आबंधन तथा विलायकन द्वारा स्थायित्व होने का क्रम इस प्रकार है। अब यहाँ देखें, ये बात कर रहे हैं प्राइमरी अमीन की। इससे देखो एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 और 3, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए ना 3 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका जल योजन सबसे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर केवल 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ पाएंगे सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री अमीन में, तो उसका जल योजन उतना कम, और टर्शरी में और भी कम हो रहा है। तो जल योजन या सॉल्वेशन धीरे धीरे करके प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी जाने पर कम होता चला जाता है। प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन का स्थायित्व जितना अधिक होता है, संगत अमीन का क्षारकीय प्राबल्य उतना ही अधिक होना चाहिए। अतः एलिफेटिक अमीनों में क्षारकता का क्रम प्राथमिक सबसे ज़्यादा, द्वितीयक उससे कम और तृतीयक उससे कम होना चाहिए, जो कि प्रेरणिक प्रभाव के विपरीत है। जैसे हमने बात की, प्रेरण प्रभाव में तो क्रम प्राथमिक से ज़्यादा द्वितीयक, द्वितीयक से ज़्यादा तृतीयक, लेकिन सॉल्वेशन इफेक्ट की जब बात करते हैं तो प्राथमिक में सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी में, उससे कम टर्शरी में होता है। जब एल्किल समूह CH3 की तरह छोटा होता है तो हाइड्रोजन आबंधन में कोई त्रिविम बाधा नहीं होती। देखो एक और ये बात समझे, स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यदि एल्किल समूह CH3 समूह से बड़ा होगा तो हाइड्रोजन आबंध में त्रिविम बाधा आएगी। इसलिए एल्किल समूह में प्रकृति में परिवर्तन, जैसे CH3 से CH2 होने पर क्षारकता सामर्थ्य क्रम में परिवर्तन हो जाता है। जैसे CH3 का क्रम अलग होगा, C2H5 का अलग होगा। यहाँ आप देखें जरा, आप नीचे सबसे पहले स्लाइड को ध्यान दें, यहाँ सेकेंडरी अमीन को ध्यान से देखें। सेकेंडरी अमीन की जो क्षारकता है वो सबसे ज़्यादा है। ये दोनों प्रभाव मिलाकर है, सॉल्वेशन को लेकर भी और इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर। उससे कम किसकी है? प्राइमरी अमीन की। सेकेंडरी से कम किसकी आ रही है? प्राइमरी अमीन की, और प्राइमरी अमीन से कम टर्शरी और फिर अमोनिया। यहाँ बात समझ में आ रही है? या ये किसकी बात कर रहे हैं? जब CH3 ग्रुप है। वहीं जब हमने CH3 से CH2 में कन्वर्ट कर दिया तो सेकेंडरी की सबसे ज़्यादा, इसके समान, लेकिन यहाँ क्या आ गया? टर्शरी। प्राइमरी की जगह टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, फिर अमोनिया। तो जलीय विलयन में जैसे अब 3-4 चीज़ें बातें हो गई। देखो, पहला हो गया प्लस आई इफेक्ट, दूसरा हो गया सॉल्वेशन का, तीसरा हो गया इनके आकार का, ठीक है। और इसके बाद ये किस प्रकार से इनमें आपस में चेंज होगा, कौन सा इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उस पर इनकी क्षारीयता का क्रम निर्भर करता है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों? मानो छोटा सा तो नाइट्रोजन एटम, उस पर बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप जुड़ गए। अब ये बात तो सही है, उन्होंने नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जगह ही नहीं बची, तो इसीलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से भी उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। एरिल अमीन बनाम अमोनिया। अब अभी तक तो हम बात की एल्काइल अमीन की, अब एराइल अमीन की बात करते हैं। एनिलीन के pKb का मान काफ़ी अधिक होता है। अभी हमने देखा था एनिलीन के pKb का मान 9.38 था। ऐसा क्यों है? एनिलीन में अधिक क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंजीन अथवा अन्य एरिल अमीनों में NH2 समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। इससे नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन के कारण प्रोटॉनन के लिए कम उपलब्ध हो पाता है। समझे कह क्या रहे हैं? जैसे C6H5NH2, आप समझना बात को। इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है कैसा? एराइल अमीन। अब ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ये बेंजीन रिंग के साथ में डीलोकलाइज हो जाएगा। तो प्रोटॉन को देने के लिए इलेक्ट्रॉन युगल या इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट कम होगा। जब वो कम उपलब्ध होगा तो क्षारकता कम हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ चला गया? ये बेंजीन पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके साथ डीलोकलाइजेशन कर लेता है या विस्थानीकरण में काम आ जाता है। एनिलीन की संरचना देखो आप, उससे आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन गए यहाँ पर आ गया, तो ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन पर कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था। तो ये तो बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर रह ही नहीं पाए तो ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा? ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो इसकी क्षारकता कम हो गई, और इसीलिए इसका pKb का मान बढ़कर कितना हो गया था? 9.38। तो हमने कहा था कि एनिलीन अमोनिया के कंपेरिजन में बहुत कम बेसिक होते हैं, जबकि एल्किल अमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पर आया,
ये डीलोकलाइजेशन पर कैसे आ जाएगा, यहाँ पैरा पर आ जाएगा, पैरा से वापस ऑर्थो पर। तो इस प्रकार से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनका इन इलेक्ट्रॉनों के साथ डीलोकलाइजेशन हो जाता है। और इस प्रकार ये जो अनुनादी संरचना बन रही हैं, इनको आप देखें ध्यान से, तो इनमें 3 पर तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं प्रोटॉन को देने के लिए, डोनेट करने के लिए। इसी कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है या प्रोटॉन से जुड़ने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। इसीलिए एनिलीन या एरिल अमीन्स कम बेसिक होती है। यहाँ देखें अगर जुड़ेगा भी तो इस प्रकार से ये एनिलीनियम आयन बन जाता है। तो इस क्लास में हमने क्या सीखा, हमने पहले जाना था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के बारे में कि किस प्रकार से ये हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा अमाइड अमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमने अमीन्स के भौतिक गुणधर्मों के बारे में जाना, हमने इनके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाना, हमने इनके हाइड्रोजन आबंधन के बारे में जाना कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण से ये किस प्रकार से इनके बेसिसिटी बदल जाती है। फिर हमने इनकी बेसिसिटी या क्षारकता की तुलना की एल्किल अमीन और अमोनिया की, एराइल अमीन और अमोनिया की। तो हमने देखा कि एल्किल अमीन अमोनिया के कंपेरिजन में ज़्यादा बेसिक होती हैं, जबकि एराइल अमीन्स अमोनिया के कंपेरिजन में कम बेसिक होती हैं। इनके जो पीकेबी की वैल्यू है वो एराइल अमीन्स की बहुत ज़्यादा होती है और एल्काइल अमीन्स की कम होती है। क्षारीयता क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिस कारण से इनकी क्षारकता बढ़ जाती है। जबकि एराइल ग्रुप में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट के लिए नहीं रह पाता, इस कारण से इनकी बेसिसिटी कम हो जाती है। फिर हमने यह भी देखा था कि गैसीय अवस्था में इनकी क्षारकता का क्रम क्या होता है और सॉल्यूशन स्टेट में जब आते हैं तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, प्लस आई इफेक्ट भी काम करता है, सॉल्वेशन एनर्जी भी काम करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करता है और नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप भी। तो इन सब के आधार पर बेसिसिटी का या क्षारकता का निर्धारण होता है। इतना हमने इस क्लास में सीखा था। इससे जब अगली क्लास पढ़ेंगे तो हम अमीन्स की और अधिक रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि अमीन की और कौन कौन सी रिएक्शन देती हैं, महत्वपूर्ण इनकी अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से जानेंगे।